बात करते हैं महाराष्ट्र में महायुति को मिली प्रचंड जीत की। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जनता ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पर अपना विश्वास एक बार फिर दिखाया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्य में महायुति के आधे के आगे महाविकास अघाड़ी कहीं नहीं टिकी। महाराष्ट्र में महायुति को 233 सीटें मिली हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी महज 49 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी अपने दम पर 132 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे ने 57 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि महायुति में शामिल एनसीपी अजित ने 41 सीटों पर कब्जा किया। गठबंधन की इस बड़ी जीत पर सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, यहाँ पर जो विकास के काम हो गए उसमें भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तरफ जहां महायुति जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी 49 सीटों पर सिमट गया। शिवसेना उद्धव 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आईं, जबकि 2 सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस जीत को ऐतिहासिक बताया और साथ ही कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया कि एक है तो सेफ। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत का दिल्ली में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर एक है तो सेफ का नारा दोहराया। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की जीत की वजह भी बताई। हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिली हार पर कांग्रेस को घेरा और उसे परजीवी पार्टी बताया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और दावा किया कि कुर्सी फर्स्ट का नेचर देश को पसंद नहीं है। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। ये जीत बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज का काम कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि वह खुद मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार भी बनकर उभरे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह कमाल पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब शिवसेना से गठबंधन टूट जाने के बाद भी बीजेपी 122 सीटें जीती थी। 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा गया, तब भी बीजेपी 105 सीटें लेकर आई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के कई कारण हैं, जिसमें लाडली बहन योजना, हिंदुत्व वोटर्स को एक साथ लाना, सीएम योगी और पीएम मोदी के नारे शामिल हैं। ये खुद देवेंद्र फडणवीस मानते हैं। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, प्रेम है। लोगों ने हमारा काम देखा है, मुझे जैसे सिंगल आउट किया, मोदी जी को सिंगल आउट किया, और रोज इतनी गालियां बकना, तो लोगों ने इसके रिएक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह का फैसला वहां की आवाम ने सुनाया है, उसके आगे तो सियासी पंडितों के सारे अनुमान कम पड़ गए। लेकिन बड़ा सवाल अब सामने है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा, एकनाथ शिंदे या बीजेपी महाराष्ट्र की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी के राज्य नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस ही सबसे प्रमुख चेहरा थे। ऐसे में सवाल है कि सीएम कौन होगा। प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों एक साथ आए, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर अपने पत्ते नहीं खोले। तीनों पार्टी बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ जो है और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। चुनाव से पहले महायुति में सीएम के दावेदारों में कौन से 3 नाम चल रहे थे? पहले देवेंद्र फडणवीस हैं, जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं। दूसरे एकनाथ शिंदे हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।
तीसरे अजित पवार हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में समीकरण फडणवीस के पक्ष में है। हालांकि महायुति ने चुनाव में किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत जरूर दे दिया था। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए अब मंथन शुरू हो चुका है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षकों का चुनाव किया जाएगा। एक तरफ जहां दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जीत दर्ज करने के बाद मुंबई में आज महायुति की अहम बैठक होगी। बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस पर महायुति के नेता सीधे बोलने को तैयार नहीं है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने जबरदस्त वापसी की है। महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। शरद पवार पर भारी पड़ गए हैं उनके भतीजे अजित पवार। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की त्रिमूर्ति ने कमाल कर दिया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजित पवार ने एनसीपी को तोड़कर पहली बार चुनाव लड़ा। दोनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनसीपी अजित पवार ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 41 सीटों पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा करके सियासी माहौल बनाने की कवायद की। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, जो चुनाव में अहम साबित हुई। लाडली बहना नंबर 1 और रूरल में नंबर 2, 3, 5, 7.5 हॉर्स पावर के बिजली माफ, वो योजना, 2 योजना बहुत इफेक्ट करके गई है, ऐसा मुझे लगता है। एकनाथ शिंदे भी मानते हैं कि जीतने की उम्मीद थी, जनता ने उससे ज्यादा सीटें दी। जनता ने आज बता दिया है, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करारी शिकस्त से चुनावी पंडितों के साथ साथ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सकते में हैं। दोनों ही दल समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार कहां चूक हो गई। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है। एक और जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें आईं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना महज 20 सीट पर ही सिमट गई। उद्धव की शिवसेना ने 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि 2019 में शिवसेना ने 56 सीट जीती थी। इन नतीजों को देखकर उद्धव ठाकरे को यही सवाल कचोट रहा होगा कि आखिर उनसे गलती कहां हो गई। आज महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला। पूर्णपणे अनपेक्षित आणि अनाकलण्याचा हा निकाल आहे। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो। जैसा हाल उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र चुनाव में हुआ, कांग्रेस के हालात भी वैसे ही हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। महाराष्ट्र में जो ये नतीजे आए, ये धक्का देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महायुति को भी ये बड़ा धक्का है कि ऐसे नतीजे उन्होंने हासिल किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित्त कर दिया, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से महायुति गठबंधन के कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही महायुति में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जीत के जश्न में डूबा दिखा। जश्न की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आई, बल्कि मुंबई में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी महायुति की जीत के जश्न में शामिल हुए। उन्होंने जीत को शुभ संदेश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष महायुति ने एक प्रचंड विजय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्राप्त की है। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत
2047 के लक्ष्य को तेज गति देने के लिए, महाराष्ट्र के विकास को, प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए एक शुभ संदेश है। बीजेपी की जीत की तस्वीर दूसरे राज्यों से भी आई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए मंथन जारी है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के नायक के तौर पर बस एक ही नाम की गूंज है, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का एक विजयी योद्धा की तरह अभिनंदन किया गया और देवेंद्र फडणवीस का अंदाज भी इस बार अलग ही दिखा। महाराष्ट्र में जैसे ही महायुति को बहुमत मिला, जश्न का दौर शुरू हो गया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर ढोल नगाड़े बजाकर जमकर आतिशबाजी की गई। दूसरी तस्वीर और भी दिलचस्प है, जब बीजेपी ने मुंबई दफ्तर के बाहर बाकायदा जलेबी बनाने का इंतजाम किया था। फडणवीस के हाथ से खास तौर पर जलेबियां बनवाई गई। जश्न का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने गदा दिखाकर विजय का ऐलान किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। महायुति की प्रचंड जीत के बाद फडणवीस के घर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फडणवीस को बाहों में उठा लिया गया। पंकजा मुंडे, जो कल तक फडणवीस के खिलाफ बताई जा रही थी, वो भी बधाई देने पहुंची। महायुति और देवेंद्र फडणवीस की जीत पर उनकी पत्नी और मां ने भी बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ने तो दावा भी कर दिया कि उनका बेटा ही सीएम बनेगा। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया। बहुत ही उम्दा जीत है ये और बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत की गई। तो आपने देखा होगा परसेंटेज बहनों का भी जो वोटिंग का है वो बहुत बड़ा हुआ है। और बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जहां झारखंड जनता ने अपने नायक के तौर पर हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी। जी हां, हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रदेश में सबसे बड़े नायक के तौर पर उभरे हैं। एक वक्त वो था जब उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था, लेकिन इस जीत ने उनकी सियासी जमीन को और मजबूत कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत का जलवा बरकरार रहा। जमीन पर आदिवासी अस्मिता, मैया सम्मान और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन फैक्टर ने काम किया, तो वहीं बीजेपी की तरफ से घुसपैठ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम नहीं आया। झारखंड की 81 सीट पर हेमंत की जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 16, आरजेडी 4 और वाम दलों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। हेमंत सोरेन ने इस जीत का श्रेय झारखंड की जनता को दिया। माना जाता है कि उनकी जीत में सबसे बड़ा योगदान झारखंड में चल रही मैया सम्मान योजना का था, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद किसानों की कर्ज माफी और बिजली बिलों की माफी ने भी हेमंत सोरेन को वोट दिलवाए। माना जाता है कि जेल जाने के बाद उनको सहानुभूति भी खूब मिली थी। उसी को भुनाने के लिए उन्होंने इमोशनल चुनाव प्रचार भी किया था। झारखंड में बीजेपी को जिस करिश्मे की उम्मीद थी वैसा नहीं हो पाया, उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। झारखंड में बीजेपी की हार की कई वजह हैं। झारखंड में बीजेपी को उम्मीद थी कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, इसलिए वो कुछ मुद्दों के साथ मैदान में उतरी थी। लेकिन बीजेपी के मुद्दे चुनाव में बेअसर रहे। उनके पास बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा था, आदिवासी अस्मिता की बात भी की थी, चंपई की बेइज्जती को मुद्दा बनाया, सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सियासी परिवारवाद का मुद्दा उठाया, यूसीसी का वादा भी किया। लेकिन ये मुद्दे उसे जीत की दहलीज तक नहीं ला पाए। झारखंड में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और 11 नई सीटें जीती, लेकिन 15 ऐसी सीटें गंवा दी जहां 2019 में जीत मिली थी। माना जाता है कि उसमें सबसे बड़ी वजह सीएम का चेहरा न होना था। बीजेपी घुसपैठ और यूसीसी की बातें करके भी हिंदू वोटर्स को अपने पाले में नहीं ला पाई। स्थानीय मुद्दों पर भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ज्यादा पकड़ नहीं दिखी। चुनाव से पहले सोरेन पर हुई कार्रवाइयों ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में चूक हुई। कहा जाता है कि झारखंड में जिसने संथाल परगना की सीटें जीत ली, समझ लीजिए वो चुनाव जीत गया। इस बार भी यही हुआ। झारखंड विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने पहले ही चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने खेल कर दिया। झारखंड के चुनाव नतीजों में इंडिया अलायंस को बड़ी सफलता मिली है। इस चुनाव में जयराम महतो का नाम खूब चर्चा में है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के आंकड़े देखें तो यहाँ बीजेपी या एनडीए के प्रत्याशी जितने वोटों से सत्ताधारी गठबंधन से पीछे छूटे हैं या उनकी बढ़त के मार्जिन में सेंध लगा है, उसके पीछे जयराम महतो है। अगर झारखंड के चुनाव नतीजों को देखें तो बोकारो, सिंदरी, निरसा, सिल्ली, खरसावां, ईचागढ़, रामगढ़, गिरिडीह,
जुगसलाई, खिचड़ी, तमाड़ और काके की सीटों पर बीजेपी या उसके सहयोगियों की हार की वजह JLK अभी रही है। झारखंड की राजनीति से जयराम महतो अपरिचित नहीं है। अलग राज्य आंदोलन में उनके पिता ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। साल 2022 में झारखंड में हुए भाषा आंदोलन से वो पहली बार चर्चा में आए। उनकी पार्टी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 1 पर जीत मिली। जयराम कुर्मी समाज से आते हैं। झारखंड में कुर्मी समाज की आबादी करीब 15% है। राज्य की करीब 1 दर्जन कुर्मी बहुल विधानसभा सीटों पर जयराम ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया। जयराम महतो बेरमो और डुमरी सीट से चुनाव मैदान में थे। इनमें डुमरी में उन्हें सफलता भी मिली, जिसका श्रेय उन्होंने जनता को दिया। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद सीएम योगी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद अब कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमबैक कर दिया है। यूपी का उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए आत्मविश्वास की लड़ाई रही, लेकिन चुनाव नतीजों ने देश को फिर से नया संदेश दे दिया। उपचुनाव में 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, जबकि केवल 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते। इसमें बीजेपी ने गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, कटेहरी, फूलपुर और खैर में जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ और करहल सीटें जीती। यूपी में जीत के हीरो योगी आदित्यनाथ रहे। माना जा रहा है कि उपचुनाव में जीत के बाद उनका कद बढ़ा है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी की अटकलें भी खारिज हो गई हैं। एक बार फिर सीएम योगी की पावरफुल इमेज बनी है। इस जीत के साथ सीएम योगी ने दिल्ली के नेतृत्व का भरोसा भी जीत लिया। योगी का हार्डकोर हिंदुत्व वाला कार्ड भी चल गया। बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद जश्न मनाया गया, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। दरअसल समाजवादी पार्टी की हार की कई वजहें सामने आई। इस बार पीडीए से ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा चला, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। 64% मुस्लिम वोटर्स वाले कुंदरकी में बीजेपी ने जीतकर सभी को चौंकाया। कोल्हापुर में बाल बाल बच्चे विधायक शिवाजी पाटिल नाम है, माफ कीजिएगा, और ये निर्दलीय जीत कर आए थे। महिलाएं उनके स्वागत में आरती उतार रही थी यहाँ पर, और ये हादसा हो गया। नम्रता दुबे हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। नम्रता, तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही है, किस तरह से यहाँ पर आग लगी, कैसे हैं अभी शिवाजी पाटिल? देखिए, शिवाजी पाटिल बाल बाल बच गए हैं। चंदगढ़ कोल्हापुर से नवनिर्वाचित विधायक है बीजेपी के बागी, और ऐसे में वीडियो से आप अंदाजा लगा सकती है कि कितनी बड़ी ये पूरी आग थी, और उनकी जो जान है वो बाल बाल बची है। महिलाएं जो हैं उनको हल्की फुल्की चोट आई है। जैसे ही आरती दिए पर गुलाल पड़ा, उसने आग का रूप ले लिया और आग ने विकराल रूप पकड़ लिया। लेकिन गनीमत ये रही कि आग तुरंत बुझ गई, क्योंकि ओपन स्पेस था, हवा थी, वहां पे तो आग फैल नहीं पाई। और ऐसे में जो नवनिर्वाचित विधायक है उनको हल्की फुल्की चोट आई है, कोई बड़ा घायल नहीं हुआ है, और वो बाल बाल बचे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है कि लापरवाही के चलते जो जश्न मनाया जाता है, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो बड़ी घटना को ये एक इन्विटेशन था, लेकिन यहाँ पर गनीमत यह है कि कोई और बड़ी आपदा नहीं हुई, और शिवाजी पाटिल जो है नवनिर्वाचित विधायक है वो यहाँ बाल बाल बच गए। आप देख सकते हैं बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि ये ओपन स्पेस था। नम्रता, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शिवाजी पाटिल बच गए हैं, और जो महिलाएं हैं वो भी वहां पर सुरक्षित हैं, ये जानकारी नम्रता दुबे दे रही है। तो महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए भले ही बुरी खबर आई हो, लेकिन झारखंड और वायनाड ने उसका गम कुछ हद तक तो कम किया है। वायनाड से प्रियंका गांधी जीत गई हैं। ये पहला मौका होगा जब संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ होंगे। वायनाड में जीत का जश्न प्रियंका को लड्डू खिलाकर मनाया गया। अब तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भाई बहन की जोड़ी चुनावी सभाओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखती थी, लेकिन अब ये जोड़ी पहली बार संसद में नजर आएगी। वायनाड उपचुनाव में जीत हासिल कर प्रियंका माननीय बन चुकी हैं। बहुत खुश हूँ कि जनता ने इतना प्यार दिया है और अपना मुझ में इतना विश्वास दिखाया है। बड़ी जिम्मेदारी है और अब मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगी। वायनाड में प्रियंका को 6,22,338 वोट मिले। उन्होंने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों से हराया। 2019 के मुश्किल वक्त में वायनाड ने राहुल की संसद में उपस्थिति सुनिश्चित की, लिहाजा गांधी परिवार का इस सीट से भावनात्मक जुड़ाव था और राहुल के बाद वायनाड की विरासत संभालने प्रियंका को मैदान में उतारा गया, जिस पर उन्होंने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। अब गांधी परिवार के 3 सदस्य नजर आएंगे। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद है, प्रियंका गांधी वायनाड से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद चुनी गई है। प्रियंका पहली बार सांसद बनी है तो राहुल 5 बार के सांसद हैं।
लोकसभा में राहुल पहली कतार में नजर आते हैं। बहुत संभव है कि सांसदों की कतार में प्रियंका की कुर्सी पीछे हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार को घेरने में अब वो संसद के भीतर भाई के साथ जमकर दहाड़ेंगी।